हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जीके टुडे के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में हम आज देखेंगे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं आज और कल दोनों के मिलाकर, तो उसको कवर करेंगे। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन शुरू करने से पहले, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पार्ट हैं डेली 20 MCQ सीरीज़ के, जो कि है ऑन जीके टुडेज एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप। आप वो ऐप जो है जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सीरीज़ जो है वो मिल जाएगी और वहाँ पर मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस होते हैं, कैटेगरी वाइज कंपाइलेशंस हैं, तो काफ़ी और चीज़ें भी हैं जो आप रेफर कर सकते हैं। राइट, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक रिपोर्ट है, ठीक है। क्वेश्चन है विच स्टेट टॉप द लॉजिस्टिक्स इंडेक्स इन 2022 रिपोर्ट का नाम है लिड्स। आप इसको जैसे कि इसका फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, लिड्स रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है लॉजिस्टिक्स इंडेक्स की, इसमें कौन सी स्टेट ने टॉप किया है वो आपको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। जल्दी से आप इसका जो राइट आंसर है वो सोच लो, क्योंकि फिर कहेंगे सोचने का टाइम नहीं मिल देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो पर्टिकुलर स्टेट है जिसने टॉप किया है लॉजिस्टिक्स इंडेक्स के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है, लीड्स रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट है लेड रिपोर्ट, ये रिपोर्ट लॉन्च करी जाती है बाय दी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, जो कि आपको हर हाल में याद रखना है, आप भूल नहीं सकते हो। 2022 की ये रिपोर्ट है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, लॉजिस्टिक्स ईज एक्सेस अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स। अब अगर मैं बात करूं, डिफरेंट स्टेट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्टेट्स को कैटेगराइज भी किया जाता है। क्या कैटेगराइजेशन है, 2 मिनट दो, अभी बताती हूँ। लेकिन उससे पहले याद रख लो कि आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात, ये कुछ स्टेट्स हैं अमंग द 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो अचीवर्स हैं इन द लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट। अब ये क्या है, ये कोई एक नई चीज आ गई है, फिर 2 मिनट दो, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स है ये इंडिकेटर है कि जो लॉजिस्टिकल सर्विसेज हैं वो उनकी एफिशिएंसी के बारे में बताते हैं। तो देखो बच्चे, बात क्या है, बात ना बहुत सिंपल सी है। पहले मैं आपको थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स के बारे में बता देती हूँ। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, जब आप कोई भी सामान इधर से उधर लेकर जा रहे हो, ये आप इस तरीके से इसको लॉजिस्टिक्स कह सकते हो। उस सामान का जो पूरा प्रोसेस है, इधर से उधर तक किसी भी प्रोडक्ट को लेकर जाना, पैकिंग करना, कैरी करना, फिर उसको लेकर जाना ट्रांसपोर्ट के थ्रू, रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, फिर आप उसकी अनलोडिंग करते हो, अनपैकिंग करते हो, ये पूरा लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है। और ये लॉजिस्टिक्स जो है ना, अब मैं अगर इस रिपोर्ट की बात करूँ तो ये रिपोर्ट बात करती है जो लॉजिस्टिकल सर्विसेज हैं उनकी एफिशिएंसी के बारे में। और यहाँ पर इंडिया में क्या है ना, अपने पास एक नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 है, अगर आपने उसके बारे में थोड़ा सा जाना हो, जो कि क्या कहती है कि इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत हाई है। मतलब इतनी हाई है कि आप बोलो कि आपके जीडीपी का 13 to 14% जो है वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में जाता है, ठीक है। आपको इसको तभी तो देखो, कंज्यूमर में लास्ट में जाके चीजें महंगी भी होती हैं, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ में ऑब्वियसली एक कहीं ना कहीं थोड़ा हैम्पर करती है ये चीज, जब आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इतनी हो। तो आप इसको कम करना चाहते हो, ये इंडिया का एम भी है, ये गोल भी है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंदर, जहां पर हम बात करते हैं कि अपने को इसको कट करके कम से कम भी 8% जो है लेकर आना चाहिए, फ्रॉम दिस 14% ऑफ जीडीपी टू एटलीस्ट 8% ऑफ दिस जीडीपी। और एक इंडेक्स भी है जो आपको याद रखना है, उस इंडेक्स का नाम है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। मैं यहां लिख देती हूं, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये इंडेक्स लास्ट आया था 2018 के अंदर, और इस इंडेक्स को लाया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सो बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इस इंडेक्स को डेवलप करता है, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी थी इस एलपीआई के अंदर, 44th। तो ये याद में रख लेना कि इंडिया की रैंक कितनी थी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर, 44th रैंक थी। और अपने हमारा गोल है कि हमें इसको जो है बेसिकली वी एम टू कम इनटू द टॉप 10 नाउ, ठीक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर बाय 2030 हम आना चाहते हैं टॉप 10 के अंदर, 44th नहीं, ठीक है, कम करना है, 8% तक लेकर आना है इसको, जो अभी इतनी कोस्ट चल रही है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो आप ये इंडेक्स पढ़ रहे हो, इस इंडेक्स की बात करूं, तो ये जो इंडेक्स है, ये जो रिपोर्ट है जो 2022 की है, यहाँ पर क्या है, कैटेगरीज हैं कुछ। कितनी कैटेगरीज हैं वो देख लो, 3 परफॉर्मेंस कैटेगरीज हैं। 3 परफॉर्मेंस कैटेगरीज के अंदर क्या है, एक है अचीवर्स कैटेगरी, एक है फास्ट मूवर्स कैटेगरी, और एक है एस्पायर्स कैटेगरी, ठीक है। अचीवर्स कैटेगरी के अंदर जो भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जिनकी जो परफॉर्मेंस है वो उन्होंने अचीव करी 90% और मोर, उनकी जो परसेंटेज है।
फास्ट मूवर्स कैटेगरी के अंदर वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आती हैं जिनका स्कोर रहा है 80 to 90% के बीच में, राइट। और एस्पायर्स जो हैं इस कैटेगरी के अंदर वो स्टेट्स आती हैं जिनका परसेंटेज रहा है बिलो 80, ठीक है, 80 से कम के बीच में, 80% से नीचे जिनका एवरेज स्कोर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये प्लस 90% से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, और जो फास्ट मूवर्स कैटेगरी के अंदर स्टेट्स आती हैं वो है बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, काफ़ी और स्टेट्स भी हैं, आपको सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट कैटेगरी पता होनी चाहिए। और ये जो थर्ड कैटेगरी है इसके अंदर स्टेट्स आती हैं कौन कौन सी, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, फास्ट मूवर्स के अंदर स्टेट्स लाइक केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, ये है फास्ट मूवर्स। और एस्पायर्स कैटेगरी के अंदर आती है छत्तीसगढ़, बिहार, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। ये हो गई आप परफॉर्मेंस कैटेगरी के बेसिस पे डिवीजन। वैसे ही क्या होता है, एक और डिवीजन होती है जहां पर आप स्टेट्स को भी कैटेगराइज कर देते हो 4 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो याद में रख लेना। कोस्टल स्टेट्स हो गई, जैसे लैंडलॉक स्टेट्स हो गई, जो कोस्टल एरिया में है, जो लैंडलॉक हैं जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश हो गई, ये लैंडलॉक्ड हो गई, ठीक है। और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई और एक यूनियन टेरिटरीज हो गई। तो ये है आपका ये इंडेक्स, ये रिपोर्ट लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट की रिपोर्ट है ये, जिसके बारे में मैंने आपको इन डिटेल जो है बता दिया है। और साथ ही साथ ये इंडेक्स जो है, ये जो रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसके अंदर, पीएम गति शक्ति जो है वो मास्टर प्लान, उसको असिस्ट करने में, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जिसकी मैंने अभी बात करी उसको असिस्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी रिपोर्ट थी जिसको मैंने कवर किया है। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022? इसमें से वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 रिलीज किया है? चलिए बताइए। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, क्या सोच रहे हैं आप? The right option of this question is वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड वो इंस्टीट्यूशन है जिसने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 को रिलीज किया। ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा ये रिपोर्ट लाई जाती है बाई एनुअली। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये रिपोर्ट हर साल नहीं आती है, 2 साल में एक बार आती है, इसको ध्यान में रखना, कहीं ये बात भूल जाओ, ठीक है। तो ये बाई एनुअल रिपोर्ट है, बाई एनुअली ये रिपोर्ट पब्लिश होती है, बाय वर्ल्ड वाइड फंड की ये रिपोर्ट है, जो कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के जो ट्रेंड्स रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है क्या, बढ़ रही है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। प्लैनेट की जो हेल्थ है उसके बारे में यहाँ पर बात होती है। और ये जो रिपोर्ट है ये 14th एडिशन था इस बार, ठीक है। तो यहाँ पर बात करी गई है कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है बाय 69%। मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स अक्रॉस द ग्लोब, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, पूरे ग्लोब की बात हो रही है पिछले 50 सालों के अंदर। हाईएस्ट डिक्लाइन 94% वो कहाँ पर देखने को मिला है, लेटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन। और साथ ही साथ ये रिपोर्ट जो है ये ना 6 थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी उसको आइडेंटिफाई करती है कि देखो भैया 6 थ्रेट हैं, ठीक है, जो मेजर हैं। कौन कौन से 6 थ्रेट्स हैं? एग्रीकल्चर, हंटिंग, फिर उसके बाद लॉगिंग, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और इन्वेजिव स्पीशीज। ये 6 थ्रेट्स हैं जो ये रिपोर्ट जो है वो लेकर आती है। और साथ ही साथ ये रिपोर्ट ये भी कह रही है, अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो वहां पर 66% फॉल देखने को मिला है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में 1970 से लेकर 2018 तक के बीच में, और एशिया पैसिफिक में 55%, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसी रिपोर्ट की तो ये रिपोर्ट सुंदरबन मैनग्रोव्स के बारे में भी बात करती है कि वहां भी डिक्लाइन देखने को मिला है। अराउंड 137 स्क्वायर किलोमीटर जो है ऑफ द सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। वहां पर दे हैव इंडिया और बांग्लादेश दोनों, तो वहां पर भी दे बेसिकली दैट एरिया सम ऑफ द किलोमीटर इट हैज बीन इरोडेड सिंस 1985। सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ है आप मुझे बताओगे कहाँ पर? कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ कि ये रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड जो है उसके द्वारा लाई जाती है, तो वर्ल्ड वाइड फंड जो है वो एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कब आई? 1961 के अंदर आई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है।
और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम फ्रेश वाटर टर्टल्स की भी बात करते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, आप कैटेगरी वाइज के कंपाइलेशन में जाना, वहाँ पर ना आपको एक वीडियो मिलेगी अभी कैटेगरी वाइज में जो प्रिपेयर करी है मैंने, काफ़ी बच्चों ने देख भी ली होगी, जिसमें मैंने टर्टल्स की जो स्पीशीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से कवर किया है, जो 2022 में सारी न्यूज़ में रही हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी स्पीशीज़ है वहाँ पर बहुत अच्छे से कवर किया है, तो वहाँ जाकर उसको अच्छे से ज़रूर देख लेना। और हिमालयन रीजन, जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ये रिपोर्ट कहती है कि ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी रिच है, लेकिन धीरे धीरे वो भी इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर भी लॉस देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर राइज की वजह से वो भी वल्नरेबल रीजन होता जा रहा है। एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, मैं देख रही हूँ जो ये आपके कमेंट्स भी रहे हैं, काफ़ी बच्चों को ये सेक्शन और इस तरीके से पढ़ना अच्छा भी लग रहा है, लेकिन एक जनरल पर्सपेक्टिव जो मेरा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अपने को डायनेमिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, वर्सेटाइल होना, क्योंकि हर एक चीज़ जो है आज के टाइम पे टेम्परेरी है, राइट। अब अगर मैं बात करूँ इन पर्टिकुलर सेशंस की, इस पर्टिकुलर सेशन की, तो ये सेशन मैं आपको 200% बोलती हूँ कि ये आपके नॉलेज में ऐड ऑन ही करेगा, आपकी ग्रोथ में ये सेशन वैल्यू एडिशन ही करेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी एक टॉपिक के पूरी पेरिफेरी को कवर कर रहे हो, उसके आसपास उसकी पूरी पेरिफेरी में घुमाए हो कि कुछ भी इंपॉर्टेंट पूछ लो भैया हमसे, हमको सब कुछ पता है अब। और साथ ही साथ यहाँ आपकी रिवीजन भी हो रही है। कैसे हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जान लो, क्योंकि आप साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं अभी इसी लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस में दिखाऊंगी जहाँ पर आप स्टैटिक पार्ट स्पेशल जाकर बुक खोलते वो भी कवर कर रहे हो, ठीक है। तो आप रिवीजन भी कर रहे हो, रिवीजन के साथ साथ आप वो सब कुछ कवर कर रहे हो उस टॉपिक से घुमा फिरा कर, कुछ भी अगर उसके चारों तरफ 360 डिग्री में कहीं पर भी मैं कोई कोना पकड़ लूँ तो आपको उसके बारे में पता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, डेप्थ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, उतनी ही डेप्थ, उतनी ही चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शेयर कर रही हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस हैं, राइट। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आपके नॉलेज में वैल्यू, जो वैल्यू है वो ऐड ऑन ही होगी। सो इसीलिए थोड़ा सा इस प्रोसेस को मुझे यहाँ पर ट्रस्ट करने की कोशिश करें। अब चलती हूँ आपके साथ अगले क्वेश्चन को और शेयर करते हैं इसके एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज, इंडिया की पहली सेंचुरी फॉर एंडेंजर्ड स्लेंडर लॉरिस इज टू बी सेट अप इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? चलिए बताइए कहाँ पर सेटअप होने जा रही है इंडिया की पहली सेंचुरी फॉर एंडेंजर्ड स्लेंडर लॉरिस? चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। अगर आप सोच रहे हो तमिलनाडु, तो आप बिल्कुल सोच रहे हो, तमिलनाडु ही वो जगह है। और ये आप देख सकते हो स्लेंडर लॉरिस की फोटो, जो कि एक नॉक्टर्नल मैमल है, रात में जागता है ये, ठीक है। तो ये स्लेंडर लोरिस एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए इंडिया की पहली सेंचुरी वो कहाँ सेटअप होने जा रही है? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में भी कहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तमिलनाडु में कहाँ पर होने जा रही है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कादुवुर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी ये बनेगी मर्ज करके फॉरेस्ट एरियाज को, कौन कौन से? करूर और डिंडिगुल डिस्ट्रिक्ट्स तमिलनाडु में। टोटल कितना हेक्टेयर्स ऑफ एरिया हो गया? 11,806। तो पहली सेंचुरी होगी ये तमिलनाडु में जो आएगी। स्लेंडर लोरिस एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है आईयूसीएन के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपना ट्रीज पे ही गुजारते हैं और साथ ही साथ ये फार्मर्स को बहुत हेल्प करती है ये स्पीशीज, क्योंकि ये ना ये ऐसा बेसिकली पेस्ट, वो जो चीज़ें जो हार्मफुल हैं जो एग्रीकल्चर क्रॉप से होती है उनको ये खाते हैं, ठीक है। तो फार्मर्स के लिए भी हेल्प हो जाती है। अगर मैं बात करूं स्लेंडर लॉरिस की, तो ये नेटिव है, कॉमनली ये पाए जाते हैं इंडिया के अंदर और श्रीलंका के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं शेड्यूल में, तो ये शेड्यूल 1 में होने वाले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये स्पीशीज शेड्यूल 1 के अंदर आती है। और एज पर द रिपोर्ट यहाँ पर तमिलनाडु में इन फॉरेस्ट एरिया में इनकी जो नंबरिंग है वो कितने, ये देयर आर हाउ मेनी स्लेंडर लॉरिस? 14,000, ठीक है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु बेसिकली वहां पर 4 न्यू रामसर साइट्स जो हैं अभी और भी ऐड हुई थी, वो याद कर लेना, रिवाइज कर लो एक बार। चित्रगुंडी बर्ड सेंचुरी जो कि कहाँ है? रामनाथपुरम में, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। ये पहली थी। दूसरी कौन सी थी? सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी तमिलनाडु में। थर्ड कौन सी थी रामसर साइट? वादुवर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में। और फोर्थ कौन सी थी? कंजरनकुलम
कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर। तो ये तमिलनाडु की 4 न्यू रामसर साइट्स अभी रिसेंटली न्यूज में थी। और साथ ही साथ अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो वहां की गवर्नमेंट ने रिसेंटली बात भी करी थी कि अब जो है स्टेप्स लिए जाएंगे टुवर्ड्स कमिंग अप फॉर देयर इंडिया की फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। कहां पर? पाक बे। याद में रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। इसी के साथ साथ स्नो लेपर्ड्स की बात कर लेती हूँ, न्यूज़ में थे। आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में ये बताओगे स्नो लेपर्ड्स का IUCN स्टेटस क्या है। बस इतना ही मुझे जानना है ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको पता है। स्नो लेपर्ड जो है ये न्यूज़ में भी रहे हैं, ठीक है। तो इनका IUCN स्टेटस आप मुझे शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, वो एक बेसिकली आप देख सकते हो एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, IBSAMAR, मल्टी नेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। कौन सी कंट्री ने होस्ट करी ये एक्सरसाइज 2022 के अंदर? चलिए बताइए। वो कंट्री जिसने होस्ट करी है ये एक्सरसाइज 2022 में, उस कंट्री का नाम आपको बताना है। वो कौन सी कंट्री है? अगर आप सोच रहे हो कि वो साउथ अफ्रीका है तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये एक्सरसाइज 7th एडिशन था, ठीक है। ये 7th एडिशन था। ये एक्सरसाइज कहां पर हुई थी? साउथ अफ्रीका में। बहुत इंपॉर्टेंट, पोर्ट कैबरहा। तो पोर्ट कैबरा जो है, मैं आपको स्पेलिंग लिख देती हूँ। पोर्ट कैबरा, जिसको पोर्ट एलिजाबेथ के नाम से भी जाना जाता है, पोर्ट कैबरा 7th, वहां पर ये एक्सरसाइज हुई। 7th एडिशन था। और अगर मैं बात करूं कि इसका 5th एडिशन 2016 में हुआ था, वो इंडिया के अंदर हुआ था, गोवा के अंदर। तो ये याद में रख लेना, ठीक है। 2018 में ये साउथ अफ्रीका के अंदर ही हुआ था, सैंडन्स टाउन में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इस और लेकिन 2016 में गोवा के अंदर हुआ था। इस साल जो ये हुआ है 2022 में, ये मल्टी नेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज ये कंडक्ट करी गई अमंग इंडियन, ब्राजीलियन, साउथ अफ्रीकन नेवीज। ये नेवीज थी साउथ अफ्रीका। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करी जाती है मैरीटाइम रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की। तो ये एक्सरसाइज इसलिए होती है, ठीक है। मैरीटाइम क्राइम्स को कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं साथ में, और साथ ही साथ इंटरऑपरेबिलिटी को कैसे आप एनहांस कर सकते हो। जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग जो है उसको प्रमोट करा जाता है। इंडियन नेवी की तरफ से इंडियन नेवी जो है, द इंडियन नेवी इज रिप्रेजेंटेड बाय यहाँ पर INS तरकश, चेतक हेलीकॉप्टर एंड मार्कोस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब मैं चलती हूँ अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है पावर एक्स सिक्योरिटी एक्सरसाइज पे। तो पावर एक्स सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो है, विच इंस्टीट्यूशन होस्टेड द पावर एक्स सिक्योरिटी एक्सरसाइज? वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने होस्ट किया है पावर एक्स सिक्योरिटी एक्सरसाइज? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, सीधा आंसर पे आ जाओ। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सोट इन, ऑप्शन बी। ये वो इंस्टीट्यूशन है जिसने ये सिक्योरिटी एक्सरसाइज होस्ट करी, और इन कोलैबोरेशन विद कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स इन पावर सेक्टर। ये पावर एक्स जो एक्सरसाइज थी, सिक्योरिटी एक्सरसाइज, इसका एक थीम भी रहा है। थीम क्या था? डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिस्ट्रप्शन इन दी IT एंड OT इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली पावर एक्स जो है उसका एजेंडा था। पावर एक्स बेसिकली ये जो भी कंप्यूटर सिक्योरिटी रिलेटेड जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको ये ऐसी एक्सरसाइज आप बोल सकते हो जहां पर जो भी ऐसे चैलेंजेस होते हैं उनको कैसे हम उसका कैसे सामना कर सकते हैं, उनको कैसे फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज इसलिए कंडक्ट करी गई, और यहाँ इसका ऑब्जेक्टिव था रिकॉग्नाइज, एनालाइज एंड रिस्पोंड to the cyber incidents in the IT and OT system। अगर मैं बात करूं CERT, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की, जो कि एक ऑफिस है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो किससे डील करती है? साइबर सिक्योरिटी से। इंडिया के अंदर जो आपके सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस है ऑफ इंडिया, बेसिकली इन द इंटरनेट डोमेन, उसको स्ट्रेंथन करना काम है इसका, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2022 की थीम आपको बतानी है। क्या है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2022 की थीम? वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2022 की थीम थी बिल्ड बैक बेटर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। और 14th ऑफ अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। एम क्या है?
कंज्यूमर्स, पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस होल्ड जो है अबाउट द बिजनेसेस, उनको एजुकेट करना अबाउट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। हर चीज़ के, हर प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो जब मैन्युफैक्चरर्स वो कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं तो वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू दे स्टैंडर्ड्स वो प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो अब इस डे का पर्पस क्या है, जो ये स्टैंडर्ड्स बनाते हैं एसोसिएशंस के साथ मिलकर, इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स, R&D टीम जो है, उनको अपनी रिस्पेक्ट शो करना, उनको यू आर थैंकफुल टू देम, राइट। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया जाता है। और साथ ही साथ कंज्यूमर्स को भी अवेयर करना अबाउट दी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि आजकल क्या है, सब लोग प्राइस के पीछे भाग रहे हैं, पैसा कम मिल जाए, कम पैसे में चीज़ें मिल जाए, लेकिन साथ ही साथ स्टैंडर्ड्स जो है वो भी तो देखो प्रॉपर। तो लोगों में अवेयरनेस जनरेट करना अबाउट दी स्टैंडर्ड्स। तो 14 अक्टूबर जो है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे बेसिकली मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि यू कैन पे ट्रिब्यूट टू दोज एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड जो कि डेवलप करते हैं देयर एग्रीमेंट्स और पब्लिश करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ये कब बनी? 1947 के अंदर ये डे एस्टैब्लिश हुआ बाय द ISO, IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, जो कि स्टैंडर्ड्स लाती है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, और ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो कि स्टैंडर्ड्स बनाती है फॉर द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर बात करूँ तो आपको सबको पता होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, है ना। तो अच्छा हाँ, ISO जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, याद रखना, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और अगर BIS की बात करूं, ये तो सबको पता ही होगा, फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर, ठीक है। ये कब बनी थी ये बॉडी, कौन से एक्ट के अंदर? बेसिकली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 के अंदर BIS जो है, इस एक्ट के अंदर ये बनाई गई थी ये बॉडी, जो विच केम इनटू इफेक्ट कौन सी डेट को? 12 अक्टूबर 2017 में, ठीक है। आप सब इस बेसिकली जानते ही हैं अब ये बॉडी का काम क्या है। रिलायबल क्वालिटी गुड्स जो हैं उनको प्रोवाइड करवाना, हेल्थ हैजार्ड्स टू द कंज्यूमर्स उनको मिनिमाइज करते हुए, और साथ ही साथ कंट्रोल करना, कैसे? बाय स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, टेस्टिंग होना, सर्टिफिकेशन होना, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करना, ये सब कुछ जो है ये देखा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और आगे जाने से पहले एक और चीज़ बता देती है, एक और अभी रिसेंटली डे भी ऑब्जर्व किया गया था, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, जो कि आप याद में रख सकते हो, विच इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 12 अक्टूबर। तो 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। Which institution topped the Times Higher Education World University Rankings 2023 in India? So टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 किसने, कौन से इंस्टीट्यूशन ने टॉप किया है इस रैंकिंग में इंडिया में? मैं सीधा आंसर पर आऊँ तो IISc बेंगलुरु जो है वो इसका सही आंसर है, जो कि आप याद रख सकते हो। और जब हम ऐसी रैंकिंग को लेकर आते हैं तो कोई पैरामीटर्स तो होंगे ना जिनको देखकर आप ऐसी रैंकिंग लेकर आ रहे हो, और इंडिया में IISc टॉप कर रही है, तो क्या रैंकिंग्स हैं वो ध्यान में रख लो। दे बेसिकली द पैरामीटर्स दैट आर बेस्ड ऑन विच दीज इंस्टीट्यूट्स आर रैंक्ड, that is teaching, research, international outlook, just a second बच्चे, international outlook और industrial outcome, ठीक है। तो ये सब कुछ, और citations, ये कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे टीचिंग को 30% वेटेज के साथ, रिसर्च में 30%, इंटरनेशनल आउटलुक को 7.5%, इंडस्ट्री आउटकम 2.5%, साइटेशंस 30%, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके पैरामीटर्स के बेसिस पे रैंकिंग होती है। अगर मैं बात करूँ टॉप करा जिसने, वो है ऑक्सफोर्ड UK, जिसने टॉप करी है रैंकिंग, 7th टाइम कॉन्जिक्यूटिवली रैंक कर रही है। सेकेंड नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, और थर्ड प्लेस पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। IISc बेंगलुरु की बात करूँ तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स में से IISc ने टॉप की है वो पोजीशन, एंड इट इज प्लेस्ड इन 251 to 300 बैंड, 300 बैंड, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप याद कर सकते हो। सरकार जो इनिशिएटिव्स लेकर आती है इस सेक्टर के अंदर, इम्प्रिंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो ये सब इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनियंस स्कीम, ये सारी स्कीम जो है इसी रिगार्ड में है। फिर कहोगे मैम इतना ज़्यादा मत करो,
लेकिन ये सब कुछ आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, ये एक टॉपिक है लेकिन आप हर एक चीज़ को कवर कर रहे हो उतनी नॉलेज में जितनी रिक्वायर्ड है। मैं कुछ इन बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती हूँ, हर एक एग्जाम की अपनी एक नीड है। अपने को, मेरे को वैसे ही मैं ये इस फंडा में बिलीव करती हूँ कि अपने को पीएचडी नहीं करनी है किसी भी टॉपिक में, उतना करना है जितना कि रेलिवेंट रहता है। और ये ट्रस्ट मी रेलिवेंट है, आप क्वेश्चन ज़रूर देखोगे यहाँ से और फिर आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट देंगे सेशंस, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्कीम, HIMCAD स्कीम है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा इंप्लीमेंट करी हुई स्कीम। इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? द स्कीम विच इज इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? न्यूट्रिशन नहीं है, इरिगेशन है। इरिगेशन इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे ये बात करी गई है कि जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर बहुत, अगर मैं बात करूँ, इशू है, किस चीज़ का इशू है? 80% जो एरिया है एग्रीकल्चर एरिया वहाँ पर, वो कंप्लीटली किस पे निर्भर है? रेन पे। तो यहाँ पर इस स्कीम के अंदर जो बात करी जाती है कि कैसे आप इस स्कीम के हेल्प से फार्मर्स को प्रोवाइड कर सकते हो बेटर वाटर कंजर्वेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इंटीग्रेटेड फार्मिंग जैसी चीज़ें, ठीक है। तो उस चीज़ को, उस गैप को ब्रिज करना ही इस स्कीम का पर्पस है, जिस स्कीम के अंदर 15,242 हेक्टेयर्स हैज बीन ब्रॉट सो एज टू बी अंडर द कमांड एरिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हु इज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस? तो ये जो हेड किया जाता है बाय द, हु इज द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी, जो कि सेटअप हुई थी, याद में रख लेना, 1976 के अंदर। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 4 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के अंदर ये कमेटी बनी थी। अमित शाह इज द हेड ऑफ दिस कमेटी। ये कमेटी न्यूज़ में इसलिए रही क्योंकि रिसेंटली इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी थी, दैट इज हेडेड बाय होम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये रिकमेंड किया गया कि इंडिया की जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी जैसे पब्लिक ऑफिसेज में, हायर एजुकेशन में इट गेट्स प्रायोरिटी, जैसे IITs में, IIMs में, एंड इन लोकल कोर्ट्स। सर्दर्न स्टेट्स का ये कहना है कि ये जो अटेम्प्ट है बाय द यूनियन गवर्नमेंट, इट इज टू इम्पोज हिंदी ऑन द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। तो यहाँ पर वो विल नॉट गो इनटू दैट पॉलिटिक्स। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है इस कमेटी के बारे में थोड़ा सा जानना। दैट इज हेडेड बाय अमित शाह, द होम मिनिस्टर। विद देम there are other 30 members. These 30 members are from 20 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha. So you need to remember this. The first report of this committee was submitted in which year? 1987. Please do remember that. लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं बात कर रही हूँ ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, सो इन इंडिया शेड्यूल 8 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो डील करता है किससे? लैंग्वेजेस से। टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं 8 शेड्यूल के अंदर? 22 लैंग्वेजेस हैं। मैं 22 लैंग्वेजेस में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो कि डील करता है विद द ऑफिशियल लैंग्वेज, वो आप मुझे बताओगे, जिसके अंदर आते हैं आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक। याद में कर लेना, पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ शेयर कर देती हूँ, कुछ अमेंडमेंट्स जिसके चलते जो है ये लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, मैं सच्ची कह रही हूँ, देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सिंधी लैंग्वेज जो है ऐड हुई थी इन द शेड्यूल लैंग्वेज। फिर उसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिससे कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इनको इंक्लूड किया गया। फिर 92nd अमेंडमेंट एक्ट से बेसिकली बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली इनको ऐड किया गया था। इसी के साथ साथ आप जान लो साथ में क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है क्लासिकल लैंग्वेजेस से। करंटली कितनी लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल स्टेटस मिला हुआ है, ये आप मुझे बताओगे। 6 है या 7 है? मैं कुछ के नाम आपको बता देती हूँ। तमिल को डिक्लेयर किया गया था एज ए क्लासिकल लैंग्वेज 2004 में। संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, उड़िया को लास्ट में 2014 में क्लासिकल स्टेटस जो है वो मिला था। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जितनी भी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं सारी की सारी 8 शेड्यूल के अंदर हैं, बिल्कुल है, तो ये याद में रख लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, सेंडई फ्रेमवर्क जो कि न्यूज में है, ये एसोसिएटेड है कौन सी फील्ड से? तो सेंडई फ्रेमवर्क जो है वो एसोसिएटेड है
डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 13 अक्टूबर को, ताकि आप अवेयरनेस जनरेट कर सको अबाउट दी हाउ यू कैन प्रिवेंट द लॉस ऑफ लाइफ। जब डिजास्टर्स होते हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, लाइवलीहुड जो है वो लॉस हो जाते हैं, चाहे वो फ्लड्स हो या कोई भी डिजास्टर हो, अर्थक्वेक्स हो, सुनामीज हो, कैसे आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, और अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। सो इस बार की थीम भी यही थी, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। ठीक है। सो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिडक्शन 2015 टू 2030 इंक्लूड्स कंक्रीट एक्शंस जो लेने चाहिए सो एज टू प्रोटेक्ट डेवलपमेंट गेन्स फ्रॉम द रिस्क ऑफ द डिजास्टर। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल जो थीम है, इट इज ऑल्सो टारगेट जी ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क। आप कहोगे टारगेट जी क्या है? देखो टोटल 7 टारगेट्स हैं, ABCDEFG, 7 टारगेट्स हैं, याद में रख लेना। सातों के सातों पूरे याद रखने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट इतना याद में रख लो, 7 टारगेट्स हैं ABCDEFG। जो टारगेट जी है वो बात करता है किसके बारे में? डिजास्टर रिस्क अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड द डिजास्टर रिस्क इंफॉर्मेशन एंड असेसमेंट टू द पीपल बाय 2030। ठीक है, इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस ऑफ दीज वार्निंग सिस्टम्स। तो ये टारगेट जो है बात करता है इसके बारे में। इसी के साथ मैं ये सेशन यहीं एंड करती हूँ। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। एंड आई आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ विद दिस पर्टिकुलर सेशन। फिर मिलूंगी नेक्स्ट सेशन के अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।